है मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ। देखिए तारे टेरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। नमस्कार, लेमन न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी नेता टिकट के लिए अपनी राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। किसी को इसका फायदा भी मिल रहा है तो किसी को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियां जी जान से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी में भी टिकट को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। कोई अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाह रहा है तो कोई अपनी पत्नी को। किसी को सफलता हाथ लग रही है तो कोई मुंह की खा रहा है। जो भी हो, सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस दागियों को टिकट देकर अपने दामन में दाग लगाएगी या दाग से पीछा छुड़ाएगी। जो भी हो, दाग तो कांग्रेस के अच्छे ही लग रहे हैं। तो कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की ज्यादातर लिस्ट जारी हो चुकी है। पुणे से कांग्रेस ने कलमाड़ी का पत्ता साफ कर दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि कलमाड़ी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अशोक चव्हाण पर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कयास इस मामले में भी ये लग रहा है कि अशोक चव्हाण की पत्नी को कांग्रेस से टिकट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी मांग को कांग्रेस नजरअंदाज कर चुकी है। बताया जा रहा है कि माणिकराव ठाकरे अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन टिकट दिलाने में नाकाम रहे। जो भी हो, इस नाराजगी से कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लोकसभा मिशन 2014 नजदीक है। कांग्रेस की ओर से चुनाव जीतने की पूरी फील्डिंग की जा रही है। रणनीति तैयार हो गई है, लेकिन इन दिनों कांग्रेस में अपनों को टिकट दिलाने की रस्साकशी साफ दिखाई दे रही है। पहले बात करें महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की, तो वे इस बार अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश में लगे हैं। जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक चौहान खुद न सही तो इस बार अपनी पत्नी को नांदेड़ से टिकट दिलाने की जुगत में है। और इसके लिए अशोक चौहान ने यहाँ के मौजूदा एमपी खडगांवकर को पीछे हटने के लिए मना दिया। आपको बता दें कि खडगांवकर अशोक चौहान के बहनोई हैं, जिसका फायदा अब अशोक चौहान उठाना चाहते हैं। नांदेड़ की सीट खाली होने के चलते अब यहाँ का टिकट सीधे सीधे अशोक चौहान की पत्नी अमिता चौहान को जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस रस्साकशी में जीत किसकी होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टिकट हासिल करने की होड़ में कांग्रेसियों की कलह भी साफ दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो 48 सीटें लोकसभा की हैं महाराष्ट्र में और काफी अहम रोल अदा करने वाली हैं। इसी के चलते सभी पार्टियां उम्मीदवारों के चयन में फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। बहुत कोशिशें की जा रही हैं, सोच समझ कर उम्मीदवारों के नामों को फाइनलाइज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से रस्साकशी कांग्रेस के अंदर मची हुई है, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के मुंबई उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की नेता राधिका नायर भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार जी भी हमारे साथ हैं। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल बलजीत परमार जी से है। बलजीत जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीतियां तैयार हो रही हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है, कांग्रेस की आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं जहां पर रस्साकशी मची हुई है उम्मीदवारों को लेकर, और खासकर ये जो दो नाम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, माणिकराव ठाकरे जो अपने बेटे को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, टिकट हालांकि नहीं मिल पाया है। शिवाजीराव मोघे का नाम फाइनलाइज हो चुका है। वहीं अशोक चव्हाण बात की जाए तो वो अपनी पत्नी को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रस्साकशी है किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में दो तीन किस्म की बातें नज़र में रखी जाती हैं।
पहले तो जो वरिष्ठ नेता होते हैं बड़े, वो बड़े लेवल तक इसीलिए पहुंचते हैं कि बहुत सालों तक उन्होंने अपने हलके में काम किया होता है, उनकी एक शाख बनी होती है, उनकी एक जान पहचान नाम होता है, और जब वो किसी कारण से वो एक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कुछ पार्टीज में ऐसा है, कांग्रेस में भी है शायद, कि आपको एक आदमी एक ओहदा, तो दो चीज़ें आपको साथ में नहीं मिलती। तो इस ऐसे मौके में जब कुछ और कारणों से आदमी तो चलो मुझे नहीं तो मेरे बेटे को या मेरी बीवी को टिकट दे दो, वो कई बार कामयाब हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो ये उनकी अंदर की आपस की बात है, लेकिन जब ऐसी बातें चलती हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं लोगों तक भी जाता है। उसका कई बार नेगेटिव असर हो जाता है, कई बार पॉजिटिव भी हो जाता है। पॉजिटिव इस तरह हो जाता है कि जब कोई ट्रेजिडी घर में हो जाए, जैसे किसी की हस्बैंड की डेथ होगी बड़े लीडर की, उसकी बीवी को टिकट नहीं मिले और वो इंडिपेंडेंट लड़ जाए, तो लोगों में सिंपैथी वे वो होती है और जीत भी जाती है वो, और वाइस वर्सा। तो कुछ हर हालात में कुछ डिफरेंट पहलू होते हैं, कई बार उनका फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी जब भी होती है, जो आप टिकट के लिए हैंकरिंग करते हो, पार्टी से बार बार मांगते हो, अपनी ज़िद पे अड़ जाते हो कि टिकट मुझे ही चाहिए या मेरे किसी फैमिली मेम्बर को चाहिए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी में और पार्टी के काडर में उसका गलत मैसेज जाता है। जाहिर है गलत मैसेज जाता है। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह भी कांग्रेस से मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जयप्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल ये कि माणिक राव ठाकरे जिस तरह से कोशिश कर रहे थे अपने बेटे को सामने लाने की, टिकट दिलाने की, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लगातार मुख्यमंत्री के पीछे थे वो कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा है। तो क्या इससे कांग्रेस के भीतर की जो कलह है वो और ज्यादा सामने आ गई है, या फिर क्या माना जाए, इससे क्या संदेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इससे कांग्रेस को क्या कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है? नहीं, वो हमारे माणिक राव ठाकरे जी कभी विपरीत में नहीं जा सकते, और टिकट तो पार्लियामेंट बोर्ड करती है, डिसाइड करती है, और माणिक राव ठाकरे जी हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, तो सोच समझ करके उनको मनाया गया होगा कि भाई आप यहाँ के वरिष्ठ हैं, नेता हैं, आप थोड़ा सा सांत्वना रखिए और लोगों को भी चांस दीजिए। इस तरह का कुछ आपसी तालमेल हुआ होगा। हमारे यहाँ किसी तरह का बगावत नहीं है जी, लेकिन उन्होंने कोशिशें बहुत ज्यादा की थी और एड़ी चोटी का जोर लगाया उन्होंने अपने बेटे को सामने लाने के लिए। ऐसा भी माना जा रहा है कि हालांकि पृथ्वीराज चव्हाण से उनके संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ आपस में मनमुटाव हो गया, जिसके चलते पृथ्वीराज चव्हाण की साख का प्रश्न ही बन गया था और उन्होंने शिवाजीराव मोघे का नाम ही आगे रखा। ऐसा कुछ नहीं है। टिकट मांगते समय हर नेता अपने टिकट मांगता है, लेकिन पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करता है, जिसको उचित लगता है उसको दिया जाता है। और माणिक राव ठाकरे जी इसमें कभी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इस प्रांत के अध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़े हमारे नेता हैं। वो इसको सबको सोच समझ करके ही करेंगे और वहाँ कोई नाराजगी नहीं है मैडम। तो कांग्रेस कितना आश्वस्त दिख रही है, क्योंकि सिटिंग एमपी जो वहां की हैं शिवसेना की हैं भावना गवले, और अगर ट्राइबल वोट बेस की बात करें तो इस सीट पर जो ज्यादा प्रभाव रखता है मोघे ट्राइबल हैं, तो ऐसे में ये जो रस्साकशी है या फिर ये जो चुनाव है ये कितना अहम हो जाता है, और कांग्रेस इस सीट को लेकर कितना आश्वस्त दिख रही है? कांग्रेस अपने काम पर आश्वस्त है कि गरीबों के लिए जो काम किया है, हर घर को अन्न दे रहा है, हर घर को रोजगार दे रहा है, हर व्यक्ति को, हर घर को रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। उस विकास के काम पर कांग्रेस पूरा निर्भर है कि हम हर गरीब तबके के लोगों को हम अपना विकास के से जोड़ रहे हैं, उनको बेरोजगार नहीं होने दे रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उनको अन्न मिल रहा है, उनको हर तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। उसी पर कांग्रेस पूरा निर्भर है, और कांग्रेस पार्टी को आम जनता ही जिता के लाती है, जिससे कांग्रेस पार्टी सत्ता में गरीबों की सेवा करती है और करती रहेगी। बाकी पार्टी केवल हवा बनाए हैं और हवा में अपना महल बनाए हैं, वो काम नहीं करते हैं, केवल प्रचार कर रहे हैं। चलिए ठीक है। बजल जी, आप किस तरह से देखते हैं? माणिक राव ठाकरे अपने पुत्र के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, हालांकि उनको झटका लगा है। क्या कोई नाराजगी अभी तक तो कुछ सामने नहीं आई? क्या नाराजगी सामने आ सकती है और क्या इससे कांग्रेस को कोई नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर उस सीट की बात करें तो जैसा ट्राइबल वोट बेस है वहां पर, तो ऐसे में वहां के समीकरण, जो चुनावी समीकरण है, वो किसका पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर? बलजीत जी। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी में शुरू से एक बात रही है कि ये एक फैमिली सेंट्रिक पार्टी रही है।
एक नेहरू परिवार, फिर गांधी परिवार, और आज तक वही परंपरा चलती आ रही है पिछले 50 साल से। और उसके अलावा कोई मास लीडर नेशनल लेवल पे बड़ा आज तक नहीं मिला। ये ट्रेजेडी रही है कांग्रेस की। स्टेट लेवल पे बहुत से लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर स्टेट में, खाली महाराष्ट्र में नहीं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और जब वो थोड़ा पावरफुल होने लगते हैं, जैसे एक ज़माने में पंजाब में प्रताप सिंह कैरो बहुत पावरफुल हो गए थे, महाराष्ट्र में शरद पवार बहुत पावरफुल हो गए थे, तो वहाँ पे फिर इनकी ईगो क्लैश होना शुरू होता है। और वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि पार्टी टूट गई, पार्टी को छोड़ के चले गए, कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोग नहीं आए। तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो कांग्रेस का ही हुआ है। आज अब देखो 48 सीट में अगर ये दोनों मिलके, दो पार्टियां मिलके लड़ती हैं गठबंधन में, तो इन दोनों को मिला के 25-26 सीट मिलती हैं, 27 सीट मिलती हैं। अगर इकट्ठी होती, एक ही पार्टी होती, तो शायद इनका प्रदर्शन और अच्छा हो सकता था। और जो कुछ जिन लोगों पे दाग लगे होते हैं, जैसे सुरेश कलमादी, हालांकि महाराष्ट्र में कुछ नहीं किया, लेकिन और कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जो उन पे इल्ज़ाम लगे, दिल्ली में सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, केस चल रहे हैं, जमानत पे आए हुए हैं। उसी तरह अशोक चौहान के ऊपर आदर्श घोटाले का केस चल रहा है, उनकी बीवी के उनको भी मकान मिला था वहाँ पे। तो ये कुछ लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ठीक भी किया है कि जिन लोगों के ऊपर कुछ दाग लगे थे, जब इल्ज़ाम लगे थे, जब शक की उंगली उठाई गई थी, उनको ये इलेक्शन प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं, जैसे अशोक चौहान का नांदेड़ में बहुत मजबूत होना, उनके पिताजी बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, वहाँ के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी एक पकड़ है वहाँ पे। बिल्कुल। पिछले दिनों में जितनी भी इलेक्शन हुई है वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेट काउंसिल से लेके एमएलए तक की, या परिषद की, जिला परिषद की, वो तकरीबन सबकी सब उन्होंने जीती हैं। तो उनका अपना हक बनता है, लेकिन एक डिसिप्लिन और पार्टी के हित में जो हाईकमांड फैसला लेती है वो उसके बिल्कुल उल्ट जाता है, तो उसमें जो तफरकात पैदा हो जाते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, वो रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस के भीतर जो रस्साकशी है, टिकटों को लेकर खींचतान है, उससे क्या कांग्रेस को कोई फायदा होता दिखाई दे रहा है या फिर कांग्रेस नुकसान में जाती हुई दिख रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। दिल खुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूज वर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम?
नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। डर के आगे जीत है, ये हमने पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है और देखा भी है। We are in the business of safety and security, but the real thing that we do is to make you feel safe. CCTV systems need no introduction. Everybody knows about the benefits of a CCTV system. चलता है एटीट्यूड, जायकों में नहीं चलता है। सबके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे का जो खेल है वही जिंदगी है। देखिए सीईओ टॉक प्रमोद राव के साथ शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए टिकटों की खींचतान हो रही है। सभी पार्टियों में रस्साकशी जारी है। किस टिकट पर, किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए, इसके लिए मंथन भी हो रहा है और अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। कांग्रेस के अंदर किस तरीके से अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की नेता राधिका नायर भी जुड़ गई हैं। उनसे सवाल करते हैं। राधिका जी, कांग्रेसी रस्साकशी की आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा हो रहा है, उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। माणिकराव ठाकरे अपने बेटे के लिए जुगत में थे, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला है। शिवाजी मोघे का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। अशोक चव्हाण की बात की जाए तो वो अपनी पत्नी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अपनों को फायदा पहुंचाने की इस कोशिश को आप किस तरीके से लेती हैं? क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? जी, जैसे आपने पहले भी सुना होगा, आम आदमी पार्टी शायद पहली ऐसी राजनीतिक एंटिटी है जिसने के साफ कह दिया था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं हम। इसी एक जो ट्रेंड है हर पॉलिटिकल पार्टी में कि अगर एग्जिस्टिंग सिटिंग नेता पर जो है कोई काला धब्बा है तो तुरंत उनके जो है किसी फैमिली मेंबर को खड़ा कर दिया जाता है उनके बदले। ये तो एक पुरानी प्रथा है और आश्चर्य की बात है कि आज इतनी जो है राजनीतिक उथल पुथल होने के बावजूद, देश के मूड को समझने के बावजूद, आज भी जो है नेता और राजनीतिक पार्टियां उसी जो है ट्रैक पर चल रही हैं। आश्चर्य की बात है। चलिए जयप्रकाश जी से इसका सवाल जवाब लेते हैं। सवाल का जयप्रकाश जी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात कही है राधिका जी ने। अब बड़ा सवाल ये है, हर बार ये मुद्दा उठता है और ज्यादातर कांग्रेस पर ही आरोप लगते हैं नेहरू गांधी परिवार और परिवारवाद को बढ़ाने के। ऐसे में क्या कहेंगे, कांग्रेस में जिस तरीके से अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को एक बार फिर से बढ़ावा देने की कोशिश? मैडम, शुरू से चला रहा है। कांग्रेस पार्टी को लोग उंगली दिखाते हैं, लेकिन जो भी पार्टी है, चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी ले लीजिए, चाहे लालू यादव जी की पार्टी ले लीजिए, चाहे बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ले लीजिए, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ले लीजिए, शुरू से यही चल रहा है। चाहे राज ठाकरे जी को ले लीजिए, अभी आम पार्टी तो शुरुआत किया है, ये भी उसी धारा में चलेगी जिस तरह से सब पार्टी चल रही है और इसमें कोई शिकायत भी नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, सेम उसी तरह से अर्जुन का लड़का अभिमन्यु पेट में ही सीख गया था कि लड़ाई कैसा किया जाता है। राजनीतिक दल के जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग, लेकिन ये समाज सेवा में जुड़े रहते हुए राजनेता का बेटा भी राजनेता के गुण रखता होगा, वो भी जनता का उतना ही अच्छा सेवक होगा। ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा जब तक वो आकर काम नहीं करता है? एकदम सही कर रही हैं, लेकिन 50% 50% तो पौत्रिक गुण आता है। पिता का जैसा गुण है वैसा बच्चे को आता है। ये शुरू से, ये अर्जुन और अभिमन्यु के टाइम से आपको दिखाई दे रहा है कि 7 जो चक्र था, चक्रव्यूह था, वो 6 चक्रव्यूह तोड़ने को जानते थे, 1 चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए। तो इसलिए
हर आदमी अपने बाप के गुणों से प्रभावित होता है। लेकिन जयप्रकाश जी, आपको नहीं लगता है ऐसे में वो लोग पीछे छूट बनता है? जाते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए जो वाकई में जज्बा रखते हैं लोगों की सेवा करने का, उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराने का, कहीं ना कहीं उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हावी हो जाती है। उनको भी मौका मिलना चाहिए, उसके हम खिलाफ नहीं है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। रह गया गांधी परिवार के बारे में, आज कांग्रेस पार्टी और देश के लोग इसलिए सम्मान करते हैं कि उन लोगों ने जो आज बलिदान दिया है, अपनी जान की कुर्बानी दिया है, महात्मा गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के हमारे राजीव गांधी जी तक, सब लोगों ने जो कुर्बानियां दिया है देश के लिए, इसके आदर से कांग्रेस पार्टी के लोग उनका सम्मान करते हैं और देश की जनता उनकी सम्मान करती है। इसलिए आज ये परिवार इतने सालों से सत्ता पर गरीब लोगों की मसीहा बनकर उभरी हुई है और चल रही है। राधिका जी का कुछ सवाल है। जी राधिका जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, आपने कहा जिस तरीके से इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, हम एक बात भूल रहे हैं कि ये सारे लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए पठन करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर जाकर उन्हें डिग्री मिलती है। सिर्फ किसी का के खानदान से ताल्लुक रखना जो है आपको राजनीति के लिए जो है क्वालिफाई नहीं करता। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को आप देख लीजिए, सारे 317 जो कैंडिडेट्स आज तक जो हैं अनाउंस कर दिए गए हैं, हर एक कैंडिडेट ने अपने अपने क्षेत्र में दे हैव अ सीरियस बॉडी ऑफ वर्क। आप देखेंगे या तो उन्होंने लेबर या फिर मेडिकल या फिर जो है प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट सेक्टर में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, या तो फिर सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में इन्होंने काम किया है। दे हैव वर्कड विद डेटा। उनके बॉडी ऑफ वर्क को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस इलाके से वो खड़े हुए हैं उम्मीदवार के तौर पे, उस क्षेत्र के लोगों ने जो है उनके कैंडिडेचर पर अपनी अप्रूवल या मोहर लगाई है। हजार मिनिमम कैंडिडेट्स के जो है सिग्नेचर, सपोर्टिंग सिग्नेचर्स हमने मांगे थे, तब जाकर उन्हें कैंडिडेट्स के तौर पर चुना गया है। मैडम, अभी आपके पार्टी शुरुआत कर रही है और आज ही मैंने माननीय केजरीवाल जी का भी बयान सुना कि अपने दो उम्मीदवार का टिकट कैंसिल किए क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज मैंने सुना टीवी पर, न्यूज पर, कि उन्होंने 2 उम्मीदवार का आपके टिकट कैंसिल किए, कह रहे हैं कि वो सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, पैसा लेते हैं टिकट बांटने के लिए। तो आप अपनी अभी सफाई मत दीजिए, अभी तो शुरुआत की है। आपके राष्ट्रीय नेता केजरीवाल जी ने अभी दो उम्मीदवार का टिकट कैंसिल किया है। ऐसे शिकायत पर शिकायत, कई जगह आपके यहाँ धरना चल रहा है, भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया गया है। तो अभी तो शुरुआत है। ये तो अच्छी कार्रवाई के तौर पर लिया जा सकता है ना, भ्रष्टाचारियों को अगर निकाल दिया गया। जी राधिका, नहीं निकाल दिया गया, नहीं, जगह जगह इनके यहाँ कार्रवाई चल रहा है और लोग बैठे हुए हैं। कैंडिडेट्स नहीं थे, ये पार्टी के कार्यकर्ता थे, ऑफिस बेरर्स थे जिन्होंने मांगा था। और मैं आपको ये भी बता दूं, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, एक मूवमेंट नहीं है, ये देश है। मुझ जैसे कई हजारों लाखों लोग जो है आम आदमी हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, दिन भर हम लोग अपना काम करते हैं, अपनी आमदनी कमाते हैं और जो समय मिलता है एक्स्ट्रा हम पार्टी के लिए जो है समय बिताते हैं, अपना जो है स्किल सेट्स है वो पार्टी को देते हैं। तो अगर पार्टी में ऐसी कोई भी बात हुई जहां के पार्टी के मूल उद्देश्य से अगर कोई भी डगमगाया या वहां से डिविएट किया, तो हम जैसे लोग सबसे पहले जो है ऐसे लोगों को चैलेंज करेंगे, जो कि दूसरी पार्टियों में कोई भी क्षमता नहीं रखता। एक बार आपके पार्टी को दिल्ली में झूठ बोलने के कारण कि मैं बिजली माफ कर दूंगा, पानी माफ कर दूंगा, झूठ बोलने के कारण, झूठा वादा करने के कारण सरकार पर बैठा दिए। अब खाता भी नहीं खुलेगा। इस तरह से देश की जनता आपके बारे में सोच रही है। छोड़ दीजिए सर, ये खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि झूठ बोलने से राजनीति नहीं चलता है, काम करने से राजनीति चलती है। लोगों पर छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों ने काम किया होता तो आम आदमी पार्टी तो जन्म ही नहीं लेती। जयप्रकाश, लेकिन चलिए अशोक चव्हाण का अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, अशोक चव्हाण की जिस तरीके से छवि दाग हुई, स्कैंडल में उनका नाम आया आदर्श सोसाइटी घोटाले में, लेकिन अभी भी पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो प्रभुत्व है उसका फायदा उठाना चाहिए और इसके लिए जो अशोक चव्हाण अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं और हो सकता है उन्हें टिकट मिल भी जाए। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कोई ऐसा उम्मीदवार आना चाहिए था जो वाकई में जज्बा रखता हो, समाज सेवा का जज्बा रखता हो, लोगों को तमाम सुविधाएं जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं रोजमर्रा की वो उन्हें देने का जज्बा रखता हो। लेकिन ये पार्टी पॉलिटिक्स, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हावी हो जाती है और जो अच्छा काम करने वाले हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैडम, अभी तक अशोक चव्हाण जी पर केस कोई फिक्स नहीं हुआ है। दाग सख्त जाहिर किया गया है जिस पर पार्टी ने उनको हटा दिया। अभी तक उन पर आरोप साबित नहीं हुआ है। अशोक चव्हाण जी के पिताजी
शंकर राव चौहान जी इस प्रांत के मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं, इस देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। ईमानदारी के नाम पर, मेहनत के नाम पर, हमारे परमार साहब भी बताए कि उनका बहुत वर्चस्व है, बहुत नाम है ईमानदारी और मेहनत के नाम पर। अच्छे काम किए हैं। इस तरह का जो विरोधी लोग राजनीति में फंसाए हैं उनको, उसका भी जब रिजल्ट आएगा तो बेदाग हो जाएंगे वो, और इसलिए वो अपना टिकट मांगे हैं तो कोई गलत नहीं किए हैं, और पार्टी को टिकट देना चाहिए उनको, क्योंकि एक अच्छे नेता हैं। चलिए बलजीत जी से क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। बलजीत जी, देखिए, मैं इनके साथ आधा सहमत हूँ, आधा सहमत नहीं हूँ। दाग लगना, इल्ज़ाम लगना हिंदुस्तान में वो लॉ की, लीगल सिस्टम की का पहला प्रोसेस है, हमें उसे मान लेना चाहिए। उसके बाद कानून छोड़े नहीं छोड़े वो बात की बात है। वहाँ तक कांग्रेस ने काम सही किया कि जब इल्ज़ाम लगा उनको निकाल दिया। अभी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है तो कानून से और जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, जो हमारी अपनी ईमानदारी है, उसके हिसाब से उनको मेरे हिसाब से मैदान में नहीं लाना चाहिए। जब तक वो क्लीन चिट नहीं मिलती उनको इलेक्शन नहीं लड़नी या लड़ानी चाहिए। चलिए ठीक है, समय की कमी है इसलिए चर्चा को हमें यही रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से रस्साकशी मची हुई है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपने को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से कोशिशें हो रही है, उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा, नफा, नुकसान क्या कुछ होता है ये आने वाले चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।